तो इनके सुप्रीमो कैसे सुप्रीमो बने, कैसे विधायक बन गए? और विधायक बने भी तो हम भी तो गए थे प्रचार में, कैसे ये लोग भूल गए? एक समय इन लोग दीदी कहते थे। उरांव बेटी ने छोड़ दिया, उसी का मलाल है कि वो आज उरांवों पे कहर ढा रहे हैं। इस तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हो, धर्मांतरित ईसाई बन गए हो तो ईसाई रहो। आदिवासी बेटी किस तरीके से सरवाइव कर पा रही है, लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। निशा भगत ने एक नया मुहिम चलाया है। इनका कहना है कि जो भी आदिवासी अपना धर्म बदल चुके हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदिवासी नेत्री निशा भगत मौजूद है। बातचीत करते हैं कि हाल ही के दिनों में आपने मुंडन भी कराया, एक मुहिम जो आपके तरफ से चलाया जा रहा है। पहले तो ये सोच कहाँ से आया, मुंडन का आपने कब सोचा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश। और आप लोगों का आभार कि एक आदिवासी बेटी को आप लोगों ने मौका दिया आदिवासी अस्मिता बचाने की लड़ाई में, मुहिम में, तो धन्यवाद आप लोगों को। और सबसे बड़ी बात है कि आदिवासी, मैं एक बेटी के रूप में आदिवासी परिवार में जब मैं पैदा हुई हूँ तो मेरा दायित्व बनता है कि सबसे पहले अपना समाज को बचाने का, अपना अस्तित्व को बचाने का, अपना जल जंगल जमीन को बचाने का। तो मुझे प्रेरणा मिली है हमारे पुरखों से, हमारे पूर्वजों से, जो जिनका इतिहास रहा है, संघर्ष रहा है कि इस भारत देश में अगर जाना जाता है कि भारत देश संस्कृतियों का देश है तो हमारी वजह से जाना जाता है। और हमारा मौलिक अधिकार है कि हम अपना अस्मिता को बचाएं, अपना संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी संस्कृति बचे रहे, हमारा समाज बचा रहे। और इसी का उलगुलान करते हुए हमने इस झारखंड राज्य में जो 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले लोगों का राज्य आज खतरे में है। इस राज्य में पेशा अधिनियम कानून लागू होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। मैं गुमला से पैदल यात्रा करके रांची आई। उसके बाद में हमने मुहिम चलाई कि हमारा जो झंडा है, सरना झंडा, आपने देखा कि कई जमीन दलालों के माध्यम से आपने देखा कि धर्मांतरित मिशनरियों के द्वारा किस तरीके से हमारे झंडे का प्रयोग करके आदिवासियत का जो आत्मा है उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश किए। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं CNT-SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, हमारी जमीनें छीनी जा रही हैं। आप देखिए रिम्स टू नगड़ी का जो प्रकरण है उसमें हमने अपनी आत्मा को, जमीन को बचाने का काम किया। हमने उसमें भी 2 केसेस हमने खाया। लगातार हमारा ये संघर्ष है, जारी है। और हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होती है, इस भारत देश में सबका अपना अपना कॉलम है, हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, लेकिन आदिवासियों का नहीं है। इस देश में सभी जानते हैं कि हम मूल मालिक हैं, प्रथम नागरिक के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन इस संविधान में आप बताइए कि हमारा जगह कहाँ है, हमारा अधिकार क्यों छीन लिया गया? 1961 की जनगणना के बाद हमारा कॉलम क्यों हटा दिया गया? तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमें हमेशा संविधान को हमने माना है, संविधान को हमने प्यार किया है, सम्मान दिया है, लेकिन इसके तहत हमारा कोई भला नहीं हो पाया है। आप देखेंगे लगातार हमारे लोगों के द्वारा ही जल जंगल जमीन बचाई गई है। आज तक हमारा जो झारखंड, सुंदर झारखंड के रूप में, जंगलों का झारखंड के रूप में जो जाना जाता है झारखंड, तो हमारी वजह से जाना जाता है, क्योंकि हमने इस जंगल को बनाया है, सींचा है, हम इसको भगवान मानते हैं। प्रकृति हमारा भगवान है। इस चीज को हम बताना चाहते हैं लोगों तक कि हम आदिवासी आज भी जिंदा हैं। हमें डिस्कवरी में ना देखें, हमें बराबर का दर्जा दें। अगर संविधान सबको बराबर का दर्जा दिया है तो हमें भी सम्मान की दृष्टि से देखें। अगर दलितों के लिए आपके दिल में बहुत ही दया भावना है तो हमारे लिए भी ऐसी भावना रखिए कि हम इस धरती पर सरवाइव कर सके। अच्छा निशा जी, आप पर कई आरोप लग रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी और RSS के तरफ से आपको फंड मिल रहे हैं। इस आरोप को किस रूप में ले रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, लोगों को ये हजम नहीं हो रहा है कि एक आदिवासी बेटी, आदिवासी
सब जानते हैं कि बेहद गरीब होते हैं। और एक आदिवासी बेटी किस तरीके से सरवाइव कर पा रही है, लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है। और अकेले जो लड़ाई लड़ रही हूँ, इन लोगों को वो भी हजम नहीं हो रहा है। वो भी लड़की लड़ाई लड़ रही है, ये भी हजम नहीं हो रहा है, इसीलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये अनर्गल बातें कह रहे हैं। भाई अगर इसके लिए अगर जांच कमेटी बैठी है ना, जांच कीजिए कि मैं किससे पैसा ले रही हूँ, किससे मिलती हूँ, किससे बात कर रही हूँ। भाई आप जांच कीजिए, जांच का विषय है। अगर जांच में अगर पाते हैं आपकी मैं सच में किसी से पैसा ली हूँ तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन अनर्गल हमारे बारे इस तरीके का बयानबाजी करके आप हमारी लड़ाई को कमजोर नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, मैं आदिवासी बेटी हूँ, इस भारत की नींव हूँ। अगर आदिवासी अगर इस भारत में नहीं होते तो इस भारत देश ही नहीं जाना जाता। तो इस बात को समझना होगा। आप हमें दरकिनार कर रहे हैं, आप हमें तुच्छ मान रहे हैं, आप हमें नीचा समझ रहे हैं। अगर एक बेटी आवाज उठा रही है उसको भी दबाने की कोशिश कर रहे हैं आप और साजिशें रच रही हैं, तो आपकी मानसिकता ये दर्शाता है कि आप लोगों के मन में हमारे प्रति कितना जहर है। अच्छा, कई मर्तबा आपको जान से मारने की भी धमकी मिली, कई मर्तबा आपको धमकी इस वजह से मिली कि अगर आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा तो उसे रोक देंगे। डर नहीं लगता निशा भगत को? देखिए, डर तो हमारे पूरे संस्कार में ही नहीं है, हमारे जीवन की वो शैली में ही नहीं है डर। हम जंगल के वासी हैं और हम निडरता के कारण ही जाने जाते हैं। और पूरा भारत के लोग भी जानते हैं कि अगर हम अपने आप में आ गए तो हम अपना हक लड़ के किस तरीके से लेंगे, सब जानते हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, हम लड़ने वालों में से हैं, हम भिड़ने वालों में से हैं। आज तक हम मौन इसलिए रहे क्योंकि हम शांति प्रिय हैं। हमें जब तक कोई छेड़ता नहीं है तब तक हम लोग ऐसा उग्र रूप नहीं दिखाते। लेकिन हमारा लगातार शोषण हो रहा है, लगातार हमारे लोग मारे जा रहे हैं। अगर हक की बात की जाती है तो हमें नक्सली बोल दिया जाता है। तो हम आज अधिकार की बात कर रहे हैं तो लोग आएंगे, लोग मारने की धमकी भी देंगे। हमने इस राज्य के डीजीपी को लिख के दिया। हम अब जिस जिले से बिलोंग करते हैं गुमला, वहां की डीसी महोदया को दिया है मैंने, वहां के एसपी साहब को दिया है मैंने, इस भारत देश के गृह मंत्री को दिया है मैंने। तो मैंने अपनी सुरक्षा के लिए पहले ही मांग की थी। जिस समय शुरुआत हुई थी, ये लोग मेरा फोटो जो धर्मांतरित ईसाई लोग भारत से लेकर वेटिकन तक भेज दिए हैं कि ये जो है हमारे समाज की सबसे बड़ी दुश्मन, इन्हीं लोगों के बीच से हमको खबर आई थी। जब हमें जान से मारने की जो ये लोग बार बार मैसेजेस और फोन कॉल्स कर रहे थे कि तुम आरएसएस की दलाल हो, तुम इतनी बड़ी आदिवासी हो गई हो, तुमको डर नहीं लगता है जान का। तो उसी समय मैंने ठान लिया था कि भाई भारत में, इस देश में एक संविधान नाम की जो चीज है जिसका सम्मान करते हैं हम लोग, तो उस संविधान के तहत हम अपना न्याय की मूर्ति प्रशासन के पास जाते हैं। तो मैंने दिया लेटर, लेकिन यहाँ की प्रशासन अंधी है। यहाँ का जब राजा ही अंधा है तो यहाँ का प्रशासन अंधा कैसे नहीं होगा। चूंकि आदिवासी बेटा आज इस झारखंड राज्य में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए, लेकिन वो राजपाट की सत्ता में इतने चूर और मग्न है कि वो आज अपने आदिवासी भाइयों को छोड़ दिए हैं। तो इससे पता चलता है कि यहाँ की प्रशासन भी उनकी सरकार में उनके साथ है। धड़ल्ले से आप देख रहे हैं कि यहाँ की खनिज संपदाएं चोरी हो रही हैं। अगर हमारे हितैषी होते तो आज झारखंड में या तो हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को ये दखल नहीं देना पड़ता कि पेशा अधिनियम कानून लागू करो। अगर वो सच में आदिवासी बेटा होते तो पेशा अधिनियम कानून तो हंसते हंसते लागू कर देते, स्वशासन लागू करते, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी माटी को बचाते। लेकिन तो वो बेचने वालों में से निकले। ना उनकी पत्नी जो कि ऑलरेडी विधायक है, उनकी पत्नी विधायक है, उनका भाई विधायक है, उनके भाई जो थे जो स्वर्गवास हो गए, उनकी पत्नी विधायक रही है। तो सभी लोग विधायक रहे। उनके पिता जो स्वर्गवासी दिशम गुरु जी, वो माननीय मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पे विराजमान थे। लेकिन उनके देहांत के बाद उनके गांव में 10 दिन में, उनके 10 कर्म में, जब उनके यहाँ नेमरा में बिजली आती है, सड़क आता है, तो सोच लीजिए कि अपने पिता के जाने के बाद वहां पे गांव में बिजली और सड़क आ रही है, तो बन रहा है।
तो सोच लीजिए कि पूरा झारखंड राज्य का क्या स्थिति है। हमारे लोग मर रहे हैं, हमें बुनियादी सुविधाएं चाहिए, हमारा आरक्षण हमें नहीं मिल पा रहा है। ये हमारी लड़ाई जो मैं अभी नहीं शुरू की हूं, हमारे पुरखे भी बोले हैं। पंकराज बाबा कार्तिक उरांव जी ने भरी संसद भवन में दिल्ली में उन्होंने चलता हुआ सत्र को भंग करने का काम किया था। 348 सांसदों का हस्ताक्षर लेकर के धर्मांतरण रुकवाने का उन्होंने पुरजोर कोशिश किया। भगवान बिरसा मुंडा जी का देख लीजिए कि उनको शिक्षा का लालच दे करके हमारी गरीबी का फायदा उठाते हुए उन्होंने बिरसा डेविड कर दिया था, लेकिन उन्होंने पुनः सोचा कि अपना समाज बचाना चाहिए और उन्होंने बिरसाई धर्म को अपनाते हुए उन्होंने बिरसाई धर्म का प्रचार किया। लेकिन आज जो मुझे एक सूचना मिली कि ईसाइयों के एक मिशनरियों के जो मिशन को पूरा करने के लिए यहाँ एक ठेकेदार के रूप में गैलेक्सन ढूंढूंगी, ये लोग फिल्म बनाने वाले हैं। कुछ ऐसा ही सूचना मिली खुटी से कि ये लोग बताने वाले हैं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ईसाई थे। ये दुर्भाग्य है। ये लोग चाहते हैं कि हमारी संस्कृति परंपरा सब कुछ खत्म हो जाए। तो इन लोगों का मिशन चल रहा है। आपने देखा होगा कि मैंने जब झंडा प्रकरण हुआ उस टाइम में मैंने केस भी किया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मैंने केस किया है कि ये लोग जो है कुछ किताबों में और निम्हा बाइबल नाम का, निम्हा बाइबल ये कुड़ुख में लिखा हुआ है, उरांव में लिखा हुआ है, उसमें हमारे धर्म हमारी संस्कृति को नष्ट करने की बात लिखी हुई है। तो इन लोगों का मनसा रहा है कि भोले भाले आदिवासी परिवारों को जो जानते हैं लोग कि संविधान हम लोगों तक वो आरक्षण पहुंचा नहीं पा रहा है, हम लोग बेहद गरीब है, हमारी गरीबी का फायदा उठाते हुए इन लोगों ने लगातार धर्मांतरण किया है। और चंगाई का नाम लेकर के आप देख रहे हैं, जो कि आप पूरा सोशल मीडिया में आप देखेंगे या फिर इस भारत देश का जो चौथा स्तंभ में आप देखिएगा, जो आप भी आती हैं उसमें लगातार आ रहा है कि ये जो अंधविश्वास को फैलाने वाले ये मिशनरीज हैं जो इन किन प्रकारन इस भारत देश में कब्जा करना चाहते हैं। हमारा जो निर्णय है कि हम अपना अस्मिता बचाएंगे, इनको क्यों बौखलाहट हो रही है? हम एक ही बात कह रहे हैं कि आप अंधविश्वास मत फैलाइए। कभी ये कहते हैं कि लंगड़ा जो है चलने लगता है, मुर्दे जो जाग जाते हैं, अंधे जो देखने लगते हैं। मतलब ये सब का क्या मतलब है? अगर ऐसा होता तो हमारे भारत देश में इतनी बड़े बड़े एम्स वगैरह, ये रिम्स वगैरह बनाने की क्या जरूरत थी? इन्हीं को डिप्यूट कर दिया जाता। तो ये अंधविश्वास फैला रहे हैं और हमारे समाज को भी धूमिल कर रहे हैं। तो हमें तो जान का खतरा होगा, लेकिन डरते नहीं है। हम आदिवासी की बेटी हैं और मैं गर्व से कहती हूँ कि इस भारत देश की मैं मूल मालिक हूँ। मैंने अपना संस्कार नहीं छोड़ा। इन मिशनरियों के पास जो ताकत इन लोगों को मिल रहा है, विदेशी फंडिंग जो मिल रहा है, विदेशी जो ताकत इन लोगों को मिल रही है, तो मैं कहती हूँ कि चले जाओ ना भाई विदेश, यरूशलेम चले जाओ, जा करके भाई इजराइलियों से लड़ो, फिलिस्तीनियों से लड़ो। अपने भाइयों से क्यों लड़ रहे हो? एक तरफ जब फायदा लेना होता है, आरक्षण लेना होता है, तो भाई भाई ये माइनॉरिटी हैं, इनको भारत के संविधान में माइनॉरिटी का अधिकार है। अगर जो ईसाई बन जाते हैं उनमें जाति नहीं होती है। आपने एक एसी समुदाय के लोगों का केस अभी आपने देखा, इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने वहां पे जजमेंट दिया कि जो धर्मांतरित है, चाहे वो एसी समुदाय से हो चाहे एसटी समुदाय के लोग हैं, जो धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान आरक्षण नहीं ले सकते, तो स्वतः चले जाओ ना। इनको दोनों प्यारा है, इनको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। हम आदिवासी भी रहेंगे। आप देख लीजिए ना, लुकुर कमेटी को देख लीजिए। अभी तक हम लोग चिल्ला रहे थे कि कुड़मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, कुड़मी आदिवासी नहीं बन सकते हैं, क्योंकि ये जो संविधान के तहत आने वाला ये लुकुर कमेटी में 5 मापदंड है, उसमें आपका पौराणिक प्रथा के गुण है या नहीं, आप में संस्कृति है या नहीं, आप में शैक्षणिक ज्ञानता है या नहीं, या फिर अलगाव है कि नहीं, भौगोलिक अलगाव है या नहीं। कई ऐसी चीजें हैं जो कि वो लोग तो छोड़ दिए, पुरखा का संस्कृति छोड़ दिए। देख लीजिए हमारे जो पुरखे रहे, मैं सम्मान करती हूँ, मैं बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मुझे बोलना होगा क्योंकि हमारी आदिवासी अस्मिता का सवाल है। देखिए जयपाल सिंह मुंडा जी की बात कीजिए, वो धर्मांतरित ईसाई हुए
और हमारे समाज को गुमराह किया उन्होंने। हमारे समाज की बेटी से शादी तो किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने एक विदेशी महिला से शादी करने के बाद लगातार में ऐसे बड़े बड़े लोग जो है मिशनरियों का शिकार हुए और हमारे समाज को लगातार गुमराह करने की कोशिश किए लोग। और मैं कहती हूं कि ये लोग जो आज कह रहे हैं भाई भाई, तो किस तरीके का भाई है भाई? हमारा प्रसाद ग्रहण नहीं करते हैं आप, हमारा त्योहार नहीं मनाते हैं, हमारे घर में बैठना पसंद नहीं करते हैं, हमें तुच्छ समझते हैं, आप हमें अनपढ़ समझते हैं, हमें गंवार समझते हैं, तो भाई आप हमें मान नहीं दे रहे हैं, तो फिर आप हम भाई भाई कैसे हो गए? लेकिन निशा जी, आप जिस समाज में रह रही हैं, अभी भी यहाँ के लोग ये सोचते हैं कि जो महिलाएं हैं वो घर के अंदर ही ठीक लगती है। घर वालों का रिएक्शन क्या था? चूंकि आपने कहा कि आप लड़ाई लड़ने के लिए आई हैं, अपने समाज को बचाने के लिए आई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमिका रहती है वो घर वालों की रहती है। उनका रिएक्शन क्या था? देखिए, मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई जो अपने समाज का सम्मान करते हैं, मान रखते हैं और अपनी बेटी को उन्होंने समाज के लिए कुर्बान कर दिया। मैं अब मेरे माँ पिताजी का मैं शायद इस जन्म में तो मैं कर्ज नहीं चुका पाऊंगी कि मेरे को अपने समाज की लड़ाई लड़ने के लिए उन्होंने स्वतंत्र छोड़ दिया कि बेटी हमारे समाज के लिए लड़ रही है। मुझे गर्व है अपने परिवार पे कि मैं उनकी बेटी हूँ, जिन्होंने भी इस झारखंड को बचाने में अपना पूरा जीवन आधा जेल में बिताया, आधा जीवन उन्होंने जेल में बिताया। इस झारखंड के आंदोलनकारी हैं मेरे पिताजी, और मुझे गर्व है कि मैं उस परिवार में पैदा हुई हूँ। अच्छा, जेएलकेएम की नजर आप पर है क्योंकि आप जेएलकेएम में पहले थी, विधानसभा का चुनाव भी आपने जेएलकेएम के टिकट से लड़ा है, लेकिन जेएलकेएम की तरफ से एक तंज कसा गया है। चूंकि मुंडन से पहले ये कहा जा रहा था कि आप बीमार हैं, और एक पोस्ट किया जाता है, ये कहा जाता है कि मुंडन से पहले देखिए निशा भगत बीमार पड़ गई। इसको किस रूप में ले रही हैं निशा भगत जी? देखिए, एक समय जेएलकेएम को मैंने बहुत प्यार, सम्मान, दुलार दिया, और मुझे हमेशा जेएलकेएम के सुप्रीमो ने दीदी ही कहा था, और उन्होंने हमेशा सम्मान दिया। आज भी वो बोलते हैं दीदी, पर मुझे एक कट्टरता उनमें दिखी कि अगर वो अपना समुदाय बचा रहे थे, पार्टी से बड़ा अगर उनका समुदाय था, तो मेरे लिए भी तो मेरा समुदाय उससे बड़ा है, पार्टी से बड़ा तो मेरे लिए भी था। आपने चुना भी समाज को। मैंने समाज को चुना। तो अगर आप हमेशा बोले, जब मैं झंडा प्रकरण में लड़ रही थी उस टाइम में जेएलकेएम के सुप्रीमो ने मुझे कहा, आपने देखा मीडिया में भी उन्होंने कहा कि निशा दीदी समाज की बेटी है, समाज के लिए लड़ रही है। तो अगर निशा दीदी अगर समाज की बेटी है, लड़ रही है, तो आप लोगों को दर्द हुआ कि मैंने आपके समाज के लिए कहा, आपको दर्द हुआ, आपने मुझे पार्टी से निकाल दिया। तो अगर आप उसके बावजूद आप अपने दिल दिमाग में इतनी कट्टरता रखेंगे, अगर मेरी सच्चाई आपको बुरी लग रही है, तो हम तो आपकी बहन बेटियों को तो गाली गलौज नहीं किए। हम तो इस भारत देश में रहते हैं, उस भारत देश में जहां बेटियों को माता के रूप में देखा जाता है, माँ के रूप में पूजा जाता है, बेटियों का सम्मान किया जाता है। अगर इस झारखंड राज्य में अगर बेटी का सम्मान अगर नहीं किया जा रहा है, तो इस झारखंड राज्य में इन लोगों का दुर्भाग्य है कि हमने उनको सम्मान दिया। अगर वो हमारा बुराई कर रहे हैं या फिर गलत लिख रहे हैं, तो ऐसे गंदे लोगों की मानसिकता तो ऐसे ही झलक रही है। ये लोग कहते हैं कि मैं गाली देती थी इसलिए निकाल दिया लोगों ने। मैंने इस झारखंड राज्य के माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को कहा था, अगर हमारी जमीन को छीनोगे, हमारी आत्मा को लूटोगे, तो घर में घुस के चप्पल से मारूंगी बोला था। तो इन्होंने मेरे पे एलिगेशन लगाया कि इन्होंने ये नहीं एलिगेशन लगाया कि मैं इनके समाज के बारे बोल रही थी, इन्होंने मुझ पे एलिगेशन लगाया कि मैं गाली दे रही थी। तो इनके सुप्रीमो कैसे सुप्रीमो बने, कैसे विधायक बन गए? और विधायक बने भी तो हम भी तो गए थे प्रचार में, कैसे ये लोग भूल गए? एक समय इन लोग दीदी कहते थे, आज इन लोगों के लिए वही दीदी जो काली का रूप ले ली है या फिर मेरे बारे में अनर्गल बातें कह रहे हैं। इन लोगों के मुंह से कैसे शोभा देता है कि इस तरीके का बात बोल दे ये लोग? लज्जा नहीं आती है कि अपने बहनों को ये लोग इस तरीके से बात कहते हैं? अच्छा, गैलेक्सन डुंगडुंग ने ये कहा है कि उरांव भी बाहरी है, इसको किस रूप में ले रही? क्योंकि आपने भी देखा होगा सोशल मीडिया पर कई तरह के बयान जो है वो सामने आते हैं, इस बयान को किस रूप में ले रही हैं? देखिए, चूंकि उनकी मानसिकता थोड़ी गड़बड़ हो गई है, मिशनरियों का सबसे बड़ा वाला दलाल और ठेकेदार है, और ये इसलिए उरांव समुदाय से नफरत करते हैं
क्योंकि ये उरांव बेटी से शादी किए थे और वो उरांव बेटी इसका लक्षण जानती थी ग्लैक्सन डुंडुंग का, कि उनकी पूरी तरह से मानसिकता जानती थी कि ये अंग्रेजों का दलाल है और यहाँ हम लोगों का समाज को नष्ट करने वाला है। उन्होंने उनको छोड़ दिया, उरांव बेटी ने छोड़ दिया। उसी का मलाल है कि वो आज उरांवों पे कहर ढा रहे हैं और मुझे लगता है कि उनको रिम्स जाना चाहिए। धांगर शब्द का भी उन्होंने प्रयोग किया है। अरे धांगर तो वो है जो इस भारत की संस्कृति को नहीं पहचान पाए, अपने बाप अपने दादा परदादा की संस्कृति को, माटी को, अपने आप को भूल गया और अंग्रेजों का आज धांगर हो गया। आज वो हमें धांगर कह रहा है। हम तो इसी मिट्टी की खुशबू में आज भी जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे, क्योंकि हमारी आत्माओं को लोग विदा नहीं करते हैं। हमारी आत्माओं को हम पूजा जाता है, हमारे उरांव समाज में, हमारे संस्कृति में पूजा जाता है। हम तो अमर रहेंगे, अजर रहेंगे। लेकिन तुम्हें तो धांगर, सोच लीजिए कि विदेशी लोगों के धांगर होकर के भी क्या मिल रहा है, हमारे लोगों को बहला के फुसला के क्या मिल रहा है। ये इन लोगों का मिशन को पूरा करने वाला, इनका पूरा कहानी देखिएगा तो ये किस तरीके का प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं मीडिया के सामने कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन उसको पता होगा कि मैं किस विषय में कह रही हूँ। 2014 में दिल्ली के एयरपोर्ट से उतारा गया था फ्लाइट में बैठ करके। तो सुन लो ग्लैक्सन डुंडुंग, सब कुछ जानती हूँ मैं, एक एक काला चिट्टा जानती हूँ मैं। हमारे समाज और हमारे घर परिवार के बिना जाने हुए इस तरीके से अनर्गल बयान दे रहे हो, धर्मांतरित ईसाई बन गए हो तो ईसाई रहो। आदिवासी आरक्षण को खाने के लिए, महज अपने आप को चमकाने के लिए हमारी संस्कृति और परंपरा को धूमिल करोगे तो घर में तुमको इस बार चप्पल से मारेंगे घुस करके। और हम कह रहे हैं कि आइंदा से हमारे समाज के बारे में बोलोगे अनर्गल बात तो भूल जाएंगे कि हमारे लोगों ने कहा था कि बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे दलालों को सीधा करना भी जानती है बेटी। लेकिन कभी कभी देखा भी जाता है कि पर्सनल अटैक भी किया जाता है। निशा भगत का फोटो डाल दिया जाता है और उसके बाद निशा भगत जी क्या करती हैं पर्सनल लाइफ में, पर्सनल अटैक भी किया जाता है। तो निशा भगत इसको कैसे टैकल करती हैं? देखिए, इसलिए ये लोग कह रहे हैं क्योंकि इनके पास में सीधा जवाब नहीं है। क्योंकि दोहरे लाभ लेने वाले लोग, मैंने कहा है बार बार, हमारे गांव में कहा जाता है कि अपने स्वार्थ साधने के लिए दो रास्ता में जाने वाले लोगों को दोगले कहते हैं। ये दोगले लोग हमें शिक्षा नहीं दे सकते। शिक्षा इन लोगों को मुफ्त में अंग्रेजों ने क्या दे दी, तो ये लोग सोच लिए कि यही सबसे बड़े विद्वान है। तो विद्वानों की गिनती में याद रखिएगा कि हम ही वो वैज्ञानिक हैं और हम ही वो आदिवासी हैं जिन्होंने जीवन जीना सिखाया पूरे सभी मानव जात को। तो इसीलिए हमसे पंगा नहीं लेने का। ये ग्लैक्सन डुंडुंग जैसे लोग और जो मेरे बारे में निजी जीवन के बारे कह रहे हैं, अपना निजी जीवन में झांक के देख ले जरा, तो शर्म पार्टी पर पानी में इन लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। इन लोगों का जो कहानी है ना, पूरा जीवनी में खोल के रख दूंगी ना, शर्मसार वो भी हो जाएंगे। मैं बड़ों का अनादर करना नहीं जानती हूँ। मैं जितना कह रही हूँ उतना ही मैं इन लोगों को मिर्ची लग रहा है। तो सोच लीजिए, इन लोगों के भीतर घुस के अगर मेरी बात होती तो इन लोगों को कब का साफ कर देती। लेकिन ये समाज की बात है और समाज हमको सिखाया है कि अपने गुस्से को कंट्रोल और काबू करके चलना है। हम जानते हैं कि किसी भी हद तक तुम जा सकती हो। धर्मांतरण की वजह से एक तो हमारा आरक्षण खा रहे हैं ये धर्मांतरित लोग, दूसरा ये लोग हमारा अस्तित्व को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। ये भारत देश हमारी संस्कृतियों से जाना जाता है। ये लोग, पता है, हमारे में और ईसाइयों में एक ही सिमिलरिटीज मिलता है। जो मैंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने, जो धर्मांतरित हुए ईसाइयों ने हमें गुमराह किया। जयपाल सिंह मुंडा जी ने कहा था, मरने से पहले उन्होंने कहा कि जे नाची से बाची। तो आज ये लोग उछल उछल के नाच रहा है। बस इनको सिर्फ आदिवासियत के नाम से इनको नाचना आता, लेकिन इसके अलावा इनको कुछ नहीं आता है। ना हमारी संस्कृति, ना हमारा परंपरा, ना पुरखों का ज्ञान, ना ही हमारे देवी देवताओं को पूजते, ना ही लोग प्रकृति को मानते। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जानते हैं जय जीसू को, हम जानते हैं माँ चाला आयो को, हम मानते हैं इस प्रकृति को।
तो हमारी लड़ाई जो है धर्मांतरण को लेकर के ये झारखंड ही नहीं पूरे देश का मुद्दा है। अच्छा, ईसाइयों के लिए ये जो महीना है ये बहुत बड़ा महीना उन लोगों के लिए माना जाता है, 25 दिसंबर बड़ा दिन, और ये कहा जा रहा है कि निशा भगत अगर ये मुद्दा इस महीने में उठाई है तो ये खबर प्लांटेड है। निशा भगत जानबूझकर दिसंबर के महीने में इस तरह का काम कर रही है। तो इन मूर्खों को ये भी बताना चाहती हूँ कि जातीय जनगणना होने वाली है। इस जातीय जनगणना से पहले हम चाहते हैं कि डिलिस्टिंग हो जाए, और जातीय जनगणना में तो पता चल ही जाएगा और हमें जो अलगाव मिल जाएगा। इन लोगों को अगर डिलिस्टिंग कर दिया जाएगा तो शायद हमारी संस्कृति परंपरा बच जाएगी। और ये लोग जो कह रहे हैं कि ये प्लांटेड है या तो फिर हमारी संख्या कम हो जाएगी, तो हम लोगों की संख्या कितनी थी? कम थी, तब भी हमें मिला था ना धर्म कोड। लेकिन ये मिशनरियों के मिशन को पूरा करने के लिए इस भारत देश में कांग्रेसियों ने बहुत ज्यादा मदद किया है अंग्रेजों को। देख लीजिए, कांग्रेसियों का सरकार बहुत लंबा चला। गांधी परिवार कौन है ये भी जानना है, ये विदेशियों का परिवार है। मैं कांग्रेस में रही तो समझ गई कि एक भी काम ये लोग कर नहीं सकते हैं। ये गांधी परिवार के सारे आदिवासी नेता हो, चाहे यहाँ के झारखंड के मूलवासी नेता हो, सब अंग्रेजों के दलाल हैं, चमचे हैं। कभी किसी को नौबत ही नहीं मिलता है कि भाई राहुल गांधी जी से बात करें, और राहुल गांधी जी उस मुद्दे को बात को प्रखरता से उठा करके आदिवासियों का कौन सा हितैषी किए हैं काम, वो क्या काम किए हैं बताइए? इतना लंबा शासन रहा उनका, क्यों याजी बोल रहे धर्म कोड क्यों नहीं दे रहे धर्म कोड? तो इनसे पूछिए ना कि धर्म कोड हटाया क्यों? ये महागठबंधन की सरकार सिर्फ और सिर्फ जुमला दे रही है, ये हमारे आदिवासियों को ठगने का काम कर रही है। इसी महागठबंधन सरकार की कांग्रेस सरकार ने वर्षों से राज करते हुए आदिवासी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और ये हेमंत बाबू, आज एक तरफ कांग्रेस ने हमें ठगा और हेमंत बाबू हमारी जमीनों को पूरे जमीन दलालों के माध्यम से आज झंडा गड़वा के, अजय तिर्की कौन है? समाज का एक दलाल, जमीन गाड़ के झंडा गाड़ करके उनको देने का काम ये कर रहे हैं। जमीन को की बिक्री हो रही है, जमीने में तो जेल घर गए थे वो। इतिहास रहा है इस झारखंड का कि CNTSPT एक्ट का लगातार उल्लंघन हुआ है। एगो जो कि गैर आदिवासी जो मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास जी, उनकी सरकार में एक अच्छा काम हुआ था कि उनका जो धर्मांतरण बिल 2017 में, उस समय में धर्मांतरण बिल लागू हुआ था। तो इन लोगों का कहना है कि भाई रघुवर दास जी जैसा वही सोचती हैं और हमारा फोटो वायरल कर रहे हैं। हम कोई क्या बोलते हैं, बहुत बड़का नेता है का जो हमसे संपर्क साध करके बोलेंगे? एक और एलिगेशन लग रहा है कि आप सिर्फ डिलिस्टिंग के नाम पर चेहरा चमका रही हैं। तो इनको ये भी पता होना चाहिए कि हम गुमला से पैदल यहाँ पर चल के जो आए थे पेशा कानून अधिनियम लागू करने के लिए, और जब यहाँ में रेल रोको हो चाहे डहर को छेकने की जो बात करते हैं लोग, तो उसको भी छेका है। कई सभाएं मैंने की है कि हमें सरना कोड लागू करने के लिए मैं दिल्ली तक के जंतर मंतर में जाकर के बोली हूं। तो हमारा भी इतिहास अच्छा से देख लो ना। मेरे निजी जीवन से अगर इन लोगों को फुर्सत मिलेगा तब ना हमारी उपलब्धियों को ये लोग गिनाएंगे। महज 15 साल की उम्र में झारखंड आंदोलनकारी मेरे पिता रहे, तो महज 15 साल में मुझ पे केस हुआ था। जब मैं नाबालिग थी तब केस हुआ था। लगातार आदिवासियों को हे दृष्टि से देखा जाता है, हमें क्रिमिनल की नजर से देखा जाता है। मुझे 2 केस में भी फंसाया गया था, और लगातार लोग कह रहे हैं कि मेरे बारे में अनर्गल बातें जो आप लोगों को सोशल मीडिया में दिख रही हैं। कभी तथ्य को जानने की कोशिश कीजिए, कभी समझिए कि जो एक बेटी, एक लड़की इतने हिम्मत से लड़ रही है, कभी तो सराहना कीजिए कि वो अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही है। तुम अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो तो अच्छा है। एक चर्च में कुछ हो जाएगा तो पूरे के पूरे लोग सिस्टम निकल जाएंगे। कुर्मी को कुछ हो गया तो पूरे के पूरे कुर्मी समुदाय निकल जाएगा। सिख समुदाय तो लोग बहुत शांति प्रिय लोग हैं, उनको तो ना किसी को छेड़ते हैं ना किसी को हक मारी करते हैं। वो उनका तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ, इतना तो मैं जानती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, हिंदू समाज की बात करें तो हमारे वो अगर पूरक हैं, अगर वो हमें अपनाए हैं, अगर वो हमारे सच में भाई भाई हैं, तो थोड़ा बोलते हैं तो उनको भी, वो लोग भी कहते हैं कि निशा भगत हिंदू है, निशा भगत हिंदू है। अरे भाई, वो मेरा सम्मान करते हैं, मान करते हैं। घर वालों से लड़ने से पहले आपको घर वालों से भी लड़ना पड़ेगा। कई ऐसे लोग हैं, आदिवासी समाज के ही कई ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि निशा भगत सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए आती है। उन्हें क्या कहिएगा? देखिए, चूंकि ये लगातार बात हुई है, घर की बात हो रही है, तो वाकई मैं घर से भी लड़ रही हूँ। क्योंकि मेरी माँ जो है, उनकी परवरिश जो है एक ईसाई परिवार में हुई थी। तो मैं उनके परिवार वाले क्या हमारे रिश्तेदार नहीं है?
क्या वो मेरे अपने नहीं है? मैं उनसे भी लड़ रही हूँ। मुझे क्या फोन कॉल्स नहीं आया? मैंने कहा कि अगर आपको बहुत प्यारा है आपका धर्म, आपके पास तो कॉलम है, आपके पास तो शिक्षा मिला है, आपके पास तो नौकरियां हैं। एक हमारे दो परिवार समझ लीजिए ईसाई परिवार और एक सरना परिवार। तो हमारा दोनों को आकलन कीजिएगा। ईसाई समुदाय बहुत संपन्न है, बहुत ज्यादा संपन्न है, सभी के पास नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारा जो मेरे पिता के परिवार को तौलिएगा तो देखिएगा बेहद गरीब लोग हैं। मेरे पिताजी के ही हम बच्चे लोग जो हैं इतने पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बाकियों के लोग नहीं पढ़े लिखे, नहीं पढ़ पाए। ये कहा जा रहा है आप खुद कंफ्यूज है कि आप है क्या? देखिए, जिसकी पैदाइश होती है, मेरे पिता तो भाई सरना है, तो जिसकी पैदाइश हूं मैं वही रहूंगी ना। मेरे पिता सरना है तो मैं वही रहूंगी ना। मैं हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई तो नहीं बन जाऊंगी। ईसाई तो ये लोग बाद में कन्वर्ट हुए हैं ना। पैदाइश में जिसकी थी उसकी हूं, और ये लोग जिसके पैदाइश थे उसको भूल गए, तो उनको वो लोग को कंफ्यूज होना चाहिए, मुझे नहीं। मुझे लगता है कि मैं सही जा रही हूँ, इनको सही दिशा की आवश्यकता है। इतना लंबा लड़ाई लड़ना है आपको, क्या सोची है, क्या रणनीति है आगे? अब जब तक मेरी सांस चलेगी तब तक मैं अपने समाज के लिए लड़ूंगी। जेल जाने से नहीं डरती? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पुरखे भी गए हैं, अपनी आहुति भी दी है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। हमने सुना था और बहुत बार गई भी हूँ, जब बचपन में 12 साल बाद होता है, 12 साल बाद जनी शिकार होता है। और हमारे समाज में महिलाओं की अहम भूमिका रही है हर फील्ड में, चाहे खेती में बोलिए, चाहे बच्चा संभालने की बात कीजिए, परिवार संभालने की बात कीजिए, नौकरी में बोलिए। आज हर जगह में हमारी बच्चियां दिखेंगी आपको, क्योंकि हमें बराबर का अधिकार दिया गया है। हमारे पुरखों ने हमें कभी ये नहीं कहा कि हमारा ये बेटा है या बेटी है, हमें एकदम इक्वल नजर से देखा जाता है। और मेरे पिता हमें बेटा ही समझते हैं, और हमारा पूरा समाज भी मुझे कहता है कि ये हमारी बेटी नहीं, हमारा बेटा है। तो मैं जो हूँ, मैं उसमें खुश हूँ, मैं बेटी के रूप में बहुत खुश हूँ। हमारी बेटियां भी आज आ रही हैं, लेकिन क्या है ना, हमें दबाया जाता है। लड़कियों की खूबसूरती होती है, लेकिन आपने तो मुंडन ही करवा दिया। देखिए, इस संसार में लोग कहते हैं मानवता का बात करते हैं, मानवता की बात करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, उसके बाद धर्म की बात करते हैं, संस्कृति की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा दीजिएगा हमारे दर्शक। सबसे बड़ा धर्म होता है अपना समाज बचाने का, अपना संस्कृति बचाने का, हमारी आत्माओं को बचाने का। हमारे आत्मा नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर क्या रहेंगे? तो हमारे बाल और हमारी खूबसूरती से क्या होता है? मुझे लगता है कि मुझे खूबसूरती का महसूस पता है, अपने समाज को बचाने में बहुत बहुत हृदय से आनंद आता है। लगता है कि काश मैं उस जमाने में होती जब भगवान बिरसा मुंडा जी बिना साधन के जंगल जंगल पैदल चल रहे होते थे, और उस समय वो हर औषधियों का ज्ञान लेकर के लोगों को ठीक कर रहे थे। काश मैं उस जमाने की होती तो शायद आज मेरा समाज को इतना बिखरने नहीं देती, हमारे अपने ही अपनों से नहीं लड़ रहे होते। आज मुझे लड़ना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा अस्तित्व वाकई खतरे में है। मुझे ये दुख बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे घमंड है इस बात का कि मैं आदिवासी बेटी हूँ। आगे क्या कार्यक्रम है निशा जी? जाते जाते एक आखिरी सवाल। हाँ, कल हमारा बहुत बड़ा कार्यक्रम है चतरा में, और चतरा में हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है प्रशासन के माध्यम से। वहाँ अनलीगल वे में लोगों ने लीगल तरीके से दिखा करके एक पत्थल साइड को, माइनिंग को उन्होंने दे दिया है लीज पे, और वहां पर एक स्कूल है, विद्यालय है, और वहां कई घर है जो मिट्टी का घर बना हुआ है। जब कंक्रीट से बना हुआ घर जब ब्लास्ट होता है तब वो जर्जर हो जाता है, तो मिट्टी से बना घर क्या होगा? हमारे लोगों का जमीन को बचाने के लिए, उनका घर को बचाने के लिए, हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसको बचाने के लिए कल मैं चतरा जाऊंगी, और हमारा उर्गुलान शासन की तरफ से रोका भी जाएगा निशा जी, उसके लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार हूँ। मैं बोला ना मैंने कि मैं मरने के लिए तैयार हूँ। इस बार आर या पार की लड़ाई होगी, इस बार मैं किसी को नहीं छोड़ने वाली हूँ। चाहे मैंने अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से, इन लोगों ने मेरी शांति वाले रूप को देखा है, मेरे विकराल रूप को नहीं देखा है। इनको देखने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ के थाना की बात कीजिए, चाहे यहाँ का सीओ को बोलिए, चाहे बीडीओ की बात कीजिए, चाहे डीसी की बात कीजिए, चाहे कि डीजीपी की बात कीजिए, सारे के सारे यहाँ पे लोग जो है सरकार के जो है गुलाम बने बैठे हुए हैं। कुछ लोगों को छोड़ करके कुछ अच्छे लोग भी हैं जो लोग सच में मानते हैं, हृदय से मानते हैं। जैसे कि हमारी गुमला की डीसी बहुत प्रयास कर रही हैं, वो एक महिला है और मुझे कभी मिली नहीं हो, लेकिन मैं देखती हूँ। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन करप्शन यहाँ इतना ज्यादा है कि आप देख रहे हैं कि झारखंड राज्य बना
देख लीजिए कि चारा घोटाला यहाँ का क्या घोटाला नहीं हो गया, जमीन घोटाला, शराब घोटाला, यहाँ के शराबें चूहे लोग पी जा रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, यहाँ की कुछ भी नहीं बच रहा है। पूर्वज थे वो क्या बताते थे, कैसा वो सपना देखे थे, झारखंड कैसा रहे? झारखंड, हम लोग बहुत शांति प्रिय हैं, हम लोग खुश रहने वाले लोग हैं, हम लोग नाचने गाने अपने दुनिया में लिप्त होने वाले लोग हैं। हमें विकास मत दो लेकिन हमें खुश रहने दो, हमारे जल जंगल जमीनें मत काटो, हमें मत नष्ट करो, हमें कम से कम हमारे जगह में खुश रहने दिया जाए। इस संविधान का सम्मान करते हैं। आदिवासी समुदाय को जितना प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ना नहीं सहेगा, उलगुलान हमारा जारी रहेगा। हमने बहुत सम्मान कर लिया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे ये उत्पीड़न। हमें दलितों से भी नीचे देखा जा रहा है और आज हमारा समाज को रक्षा की आवश्यकता है। अगर सच में हमारे पूरक हैं, अगर सनातन भाई, अगर हमारे लोग हैं, तो आपसे विनती करते हैं कि आप लोग भी आइए और हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारे भारत की परंपरा को बचाने में और धर्मांतरण को रोकने में हमारा सहयोग करें। सबों को जोहार, नमस्कार, जय धर्मेश। चलिए, बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। तो और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं आदिवासी समुदाय की बेटी, जो इस देश की प्रथम नागरिक के रूप में जानी जाती हैं, इस देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी से मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगी कि आप एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी हैं और इस राज्य में आप महामहिम राज्यपाल के रूप में पदस्थापित रही हैं और आपके कार्यकाल में आपने डेलिस्टिंग का मांग को और देखा है आपने, और आपने धर्मांतरण बिल को लागू किया था 2017 में। आप हमारा दर्द समझ सकती हैं। आपसे आग्रह है कि हमारे झारखंड को बचाइए, हमारी अस्मिता को बचाइए, हमारी माटी को बचाइए। जोहार रहेगा।